वंचित बहुजन आघाडी, महात्मा फुल्यांना आणि सावित्रीमाईंना आपल्या घरात आसरा देणाऱ्या उस्मान बेगांना, बाबासाहेबांना चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहासाठी जागा देणाऱ्या फतेह खानांना आणि त्याचबरोबर बाबासाहेबांना घटना समितीमध्ये निवडून जाण्यासाठी मदत करणाऱ्या मुस्लिम बांधवांच्या योगदानाला सलाम करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज मुस्लिम समाज MIMच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सामील झालाय। आणि आज आदरणीय सन्माननीय आमदार इम्तियाजी जलील साहेब हेच सांगण्यासाठी उपस्थित आहेत कि हम अमन पसंद है, हमारी शहरों में दंगा ना रहने दो और भगवे हरे नीले में हमें मत बांटो, हमारी दिलों में बस तिरंगा रहने दो। मैं आमंत्रित करते हैं सन्माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेबांना, त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करावं। मेरे आपके हम सब के बड़े भाई बाबा साहेब अम्बेडकर जी, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मौजूद मेहमान, पिछले कई घंटों से जो आप लोग एक नई राह की तलाश में बैठे हैं, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। आज संविधान दिन के मौके के ऊपर मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि तेलंगाना के इलेक्शंस हो रहे हैं और तेलंगाना के इलेक्शंस की वजह से वहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को हैदराबाद के अंदर कम किया जाए। वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो हम उन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले थे, अब उनके बड़े भाई की ताकत भी उनके साथ है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र की विधानसभा से जब मैं यहां पुणे के लिए निकल रहा था तो एक आमदार ने मुझसे पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे पूना जाना है और पूना में वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा है, वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के साथ मुझे भी शरीक होना है। उसने एक अंदाज में चेहरा बनाया और मुझसे ये कहा, कांग्रेस का आमदार था, उसने ये कहा कुछ नहीं होने वाला। मैं कहां सुनकर लेने वाला। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको कहा, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, अब हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मैंने जैसा ही उसको ये जवाब दिया तो उसका रुख बदल गया और उसने कहा कि इम्तियाज भाई कुछ भी बोलो, आप बोलते बहुत अच्छा है। और फिर बाद में कहा कि भाई लेकिन थोड़ा हमारे बारे में कुछ कम बोलना। मैंने मन ही मन उसे जवाब दिया कि 70 सालों से तुम बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। बहुत सुने हैं हमने, बहुत हमारे खिलाफ कैसी कैसी साजिशें रची गई है। 70 सालों से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाया गया है तो वो मेरे समाज को, आपको इस तरह से बनाया गया है कि हमारा काम पिछले 70 सालों से अगर कुछ था तो वो यही था कि तुमने वोट देना, हमने वोट देना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। अब 2 अक्टूबर को औरंगाबाद की सभा के बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने एक पैगाम पहुंचाया है कि अब की बार अंबेडकर सरकार। तुमने नारे लगाए थे
अब की बार 56 इंच की सरकार, तुम्हारा टर्म खत्म हो रहा है। अब 2019 में अब की बार बहुत तकलीफ हो रही है। आपको अंदाजा नहीं होगा, 2 अक्टूबर को जब औरंगाबाद की सभा हुई तो मीडिया वाले तो वैसे भी बहुत चाहते हैं हमें, हमसे बार बार आके पूछने लगे कितने लोग आएंगे, ये ग्राउंड भर जाएगा। असल में कुछ मीडिया वाले खुद से नहीं पूछ रहे थे, कोई कांग्रेस वाला उनके जरिए पूछवा रहा था कि तक कामयाब होनर का। मैंने उस वक्त भी मीडिया वालों को एक जवाब दिया था, अपने घर पे बैठे हो, होटल में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, सभा देखना जरूर। रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आएगी और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो हमें बार बार उस सभा के बाद एक सवाल पूछा जाने लगा, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद की सभा के अंदर यह ऐलान किया कि अगर इस राज्य के अंदर अगर किसी एक की आवाज के ऊपर हम सब इकट्ठा होंगे तो वो मेरे बड़े भाई बाबा साहेब अंबेडकर जी की आवाज के ऊपर हम इकट्ठा होंगे। बस अवैसी साहब ने इतना क्या कह दिया, इतने सारों के पेट में तकलीफ हो गई कि बाबा साहेब अंबेडकर जी को अवैसी साहब ने बड़ा भाई कहा है। तो हमको पूछने लगे, आप बाबा साहेब को बड़ा भाई मान रहे, ऐसा क्यों? तो हम उन्हें ये जवाब दे रहे कि जिस संविधान के जरिए ये मुल्क चलता है, जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मुल्क को संविधान दिए, उस बाबा साहब का कर्जा हमें चुकाना है, इसीलिए ये हमारे बड़े भाई हैं। मेरे भाइयों, आज वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम के ऊपर हम अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो हाँ, एक मकसद के तहत इकट्ठा हो रहे हैं। किसी ने अपने भाषण के अंदर यह कहा कि हम सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, लेकिन हम हाँ ये कह रहे हैं, हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि अगर बहुजन, दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे तो तुम कितनी भी ताकत लगा लो, 2019 को अगर बनेगी सरकार तो बाबा साहेब अंबेडकर जी के अंडर में बनेगी। मेरे भाइयों, आज वंचित बहुजन आघाड़ी में छोटे छोटे ऐसे गुट, जो छोटे छोटे ऐसे फिरके जिनको पिछले 70 सालों से किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं, इनका काम सिर्फ वोट देने का था। ये सोनार, ये कुम्हार, ये लोहार, ये नाई, ये सुतार, ये पारधी, ये कंजर भाट, ये जितने भी अलग अलग छोटी छोटी जातियों के हैं, क्या इन्हें कभी ऐसा लगता नहीं था कि मेरा भी आमदार होना चाहिए, मेरा भी खासदार होना चाहिए? लेकिन ऐसी साजिशें रची जाती थी, ऐसी साजिशें रची जाती थी। दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। पिछले 70 सालों से अगर हमारे खासदार अगर नहीं बन पा रहे, अगर हमारे आमदार नहीं बन पा रहे, तो मैं अक्सर अपनी सभाओं के अंदर यह कहता है कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। और यही बात मैं दलितों के बारे में कहना चाहता हूं कि दलितों को कभी गैरों ने नहीं हराया है। हकीकत यह है कि दलितों को हमेशा दलितों ने नहीं हराया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं
जिनका काम, जिनका धंधा बन गया है कि राजनीति में अपने लिए क्या, अपने खुद के लिए क्या हासिल कर सकते हैं, समाज गया चूल्हे में। हमसे लोग जब पूछते हैं कि आप बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ क्यों गए, तो हम उन्हें एक जवाब देते हैं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बाबा साहेब अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी का खून है ये। और अगर इस खून को हम अपना नहीं रहे हैं तो किस बुनियाद के ऊपर हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, संविधान दिन बड़े जोर शोर से मनाते हैं। हमको ये तय करना होगा, अगर बाबा साहब से मोहब्बत करते हो तो आज उस संविधान दिवस के मौके के ऊपर ये शपथ लेकर, ये कसम खाकर उठना कि हाँ, हम बाबा साहब से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बाबा साहब को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हकीकत ये है, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की महफिलें सजाई जाती है। कल अखबार में जब तस्वीरें छपकर आएगी तो बड़े खुश होंगे हम ही लोग कि कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यकीन मानिए, ये जो भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है, अगर ये बाबा साहेब के पीछे अगर खड़ी रहेगी तो यकीन मानिए इस मुल्क के अंदर इस भीड़ के सामने किसी भिड़े नाम के माइका लाल की हिम्मत नहीं है, खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। हम बिखरे हैं, हम बटे हुए हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है। एक बार एक ताकत बनकर खड़े रहकर देखो तो सही, शेर की सवारी करने का मजा कैसा आता है। दोस्तों, आज हमारे बारे में ये अक्सर इल्जाम लगाया जाता है, लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन MIM पार्टी ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है। हकीकत ये है कि मेरे अपने शहर के अंदर मेरे कितने दलित भाइयों को हमने टिकट नहीं दिया, उनको चुना कर लाने की जिम्मेदारी भी हमने उठाई थी और हमने चुना कर लेकर आए। मेरे भाइयों, क्या हमारा दलितों का, मुसलमानों का, वंचितों का, बहुजनों का सिर्फ हम कॉरपोरेटर बनकर रहे, जिला परिषद के मेंबर बनकर रहे और आमदार और खासदार वो बनते रहे? एक बात तय कर लो, काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह हकीकत है कि 2 अक्टूबर के जलसे के बाद बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को यह एहसास हो गया है कि 70 सालों से जिस कौम को हम बांटते थे, बिखेरते थे और कुछ नहीं होता तो जिस कौम को हम खरीदते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि पूरा मुसलमान महाराष्ट्र का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे खड़ा है। वंचित बहुजन जितने भी है ये पूरे बाबा साहेब अंबेडकर जी के पीछे खड़े हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा कि जितने भी मुसलमान रहेंगे इस राज्य के अंदर, अगर कोई एक सबसे बड़ा नेता रहेगा जिसकी एक आवाज के ऊपर हम इकट्ठा होंगे तो वह आवाज होगी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी की। लेकिन हां, ये जो भीड़ है इसको तोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। क्या समझते हैं कि मुसलमानों के अंदर बिकाऊ नेता नहीं है? दलितों के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका काम यही है
कि मुझे क्या मिलता है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर जी को हमने जब जाकर मिले थे, हमें एक बात का एहसास हुआ और इस बात का फख्र है, हमें गर्व है हमें, और आप लोगों को भी होना चाहिए। ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अगर ये सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करते तो सरकार चाहे किसी की भी हो, ये खुद के लिए मंत्री पद हमेशा लेते रहते। लेकिन इन्होंने कभी भी लालच में नहीं गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री पदों को मैं ठोकर मारता हूं, मेरे समाज मेरा सबसे बड़ा अहम ताकत है। दोस्तों, ये इस चीज को पहचानने की जरूरत है। ये चीज जब तक नहीं पहचानेंगे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हकीकत ये है कि झोपड़पट्टियों में रहने वाले अगर कोई समाज है तो मेरा समाज है, आपका समाज है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इलेक्शन के वक्त 500-500, हजार रुपये में हम बिकते हैं? ये हकीकत है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। वो जब तक नहीं बदलेगा, ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदलने वाला। आज आरएसएस किस तरह से अपनी ताकत मनवाने के ऊपर तुली हुई है। हमें तो बार बार ये कहा जाता है, ये खाना है तो पाकिस्तान जाओ, ऐसा बोलो, नहीं तो पाकिस्तान जाओ, ऐसा पहनो, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। आज पुणे की सरजमीन से वंचित बहुजन आघाड़ी के इस प्लेटफॉर्म से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को एक बात कहना चाहता हूं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, आज देखिए संविधान बदलने की बात हो रही है और हकीकत में अगर हम गफलत में रहे, अगर हम ये सोचते रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है, कैसी कैसे हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं। अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहे तो यकीन मानिए आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। आज मुख्यमंत्री साहब के पास जब जाओ किसी मुद्दे के ऊपर तो वो जवाब देते हैं की आमचा अभ्यास सुरू आहे, मग तुम्ही तुमचा अभ्यास करतच बसा, आमच्याकडे खूप अभ्यासू माणूस आहे, त्याला त्या कुर्सीवर बसू द्या। खूप अभ्यासू माणूस आहे, तुम्ही तुमचा अभ्यास करत बसा। दूसरी बात तो यह है साहब, दूसरी बात तो यह है कि अब आज इस मुल्क के अंदर हालात कैसे तैयार किए जा रहे हैं। इलेक्शन आ गया है तो सब याद आ रहा है भीड़ जुटाने का, भीड़ जुटाकर डराने का बहाना ढूंढ लिया, भीड़ जुटाकर डराने का बहाना ढूंढ लिया, मुद्दों से ध्यान हटाने का बहाना ढूंढ लिया। कल तक जो विकास 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 बोला करते थे, इलेक्शन करीब आया तो मंदिर का बहाना फिर से ढूंढ लिया। लगे हैं पूरे के पूरे चैनल वाले, मैं मीडिया वालों को ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं कि 24 साल मैं भी पत्रकार था, लेकिन लगे हैं पूरे
मंदिर। अरे हकीकत यह है मेरे भाइयों कि आज इस मुल्क के सामने बहुत ऐसे गंभीर प्रश्न है। जब तक इन गंभीर प्रश्नों को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा इसी तरह से हमको बहकाने की कोशिश की जाती है, हम लोग बहक जाते हैं, कहीं ना कुछ ऐसा माहौल किया जाता है कि हम बढ़ जाते हैं। मुझे मालूम है कि आज के बाद पूना के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो घर पर बैठकर देख तो रहे होंगे क्या चल रहा है। कल मिलेंगे विधानसभा के अंदर और पूछेंगे इम्तियाज भाई बहुत बोले, तो फिर अब कल खुल के बोल देंगे कि 70 साल से तुम बोल रहे थे, हम कुछ बोले? हम नहीं बोले, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कब तक हम सुनते रहेंगे? और हम जो बोल रहे हैं ना, वो दिल की बात बोल रहे हैं, मन की बात नहीं बोल रहे हैं हम। एक बात समझ लो, ये जो भीड़, ये जो जनता, ये जो आवाम बैठी हुई है, इसके अंदर कितनी ताकत है जानते हैं आप? इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर ये चाहे तो एक चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब मैं तो वो मंजर सोच रहा हूं 2019 के अंदर आप पुणे के रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हुए हैं और पीछे से एक आवाज आई, मित्रों आप पलट कर देखे तो किसी के हाथ में चाय 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 चाय। ये आवाम की ताकत है, समझ लीजिएगा। अगर तुमको बना सकती है तो तुमको बिगाड़ भी सकती है। बाड़ा साहेब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि पुणे की पुलिस मेरा भाषण रिकॉर्ड भी कर रही है, ताई थोड़ा बंद कर दीजिएगा। और ये कहना कि कैमरा खराब हो गया था, क्योंकि मैं पुलिस वालों के लिए भी विधानसभा के अंदर बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किया हूं आप लोगों के फायदे के लिए। मैं अंदर गया तो आप लोगों की परेशानी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने पुलिस वालों को विधानसभा के अंदर मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि ये जब छुट्टी के दिन काम करते हैं, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, तो इनको भत्ता दिया जाता था 60 रुपये। मैंने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया और मैंने कहा कि अगर मजदूर आदमी को 400 और 500 रुपये मिलते हैं तो आप हमारे ये पुलिस वालों को 60 रुपये कैसा देते हैं? ताई, जिस दिन मैंने उठाया था उसके 2 दिन के बाद सर्कुलर निकला, आप लोगों को अभी 900 से 1800 रुपये मिलते हैं। इसलिए बाड़ा साहेब, मेरे ऊपर अगर केस हो गया तो आप यहाँ पे संभाल लीजिए, और आप अगर संभालेंगे तो वैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम हैदराबाद में कह रहे हैं कि अब इम्तियाज जलील भी अकेला नहीं है, मेरे बड़े भाई मेरे साथ है और मेरे इतने भाई मेरे साथ है। मेरे भाइयों, आप लोगों को बाड़ा साहेब अंबेडकर जी को सुनना है, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। एक नारा ऐसा लगाओ कि ये गूंज पूरे पुणे शहर के अंदर पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इम्तियाज भाई। आपके इस भाषण ने पूरे समाज में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। बहुजन वंचित आघाडीची ताकद वाढताना पाहून नागपूरच्या रेशीम बागेतल्या ज्या लोकांच्या पोटात दुखतंय त्यांना आता सांगण्याची वेळ आलेली आहे कि तूफानों से न डराओ हमको, हम तो तूफान मुट्ठी में लिए चलते हैं।